नमस्कार साथियों, मैं अंजनेब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में अपन डिस्कशन कर रहे थे ई गवर्नेंस के बारे में, तो हमने ये पढ़ा था कि आखिर ई गवर्नेंस होता क्या है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और भारत में ई गवर्नेंस में क्या क्या किया गया है। और उसी चर्चा में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो भारत है, भारत में हमने ई गवर्नेंस की शुरुआत 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई। फिर 1977 से उन्होंने योजनाएं लाना शुरू किया और ई गवर्नेंस पे किया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत का जो ई गवर्नेंस का मॉडल है, उस मॉडल में उन्होंने क्या क्या रखा है और किस प्रकार से रखा है। जब इसी चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं तो हम चलते हैं ई गवर्नेंस के पीडीएफ पे और देखते हैं। तो ई गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको उन्होंने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। 3 लेयर में डिवाइड किया है तो 3 लेयर में 3 लेयर में डिवाइड किया है। तो इस 3 लेयर में उन्होंने सबसे जो बेसिक लेयर थी वो थी जो बॉटम लेयर, और इसमें उन्होंने किसको किसको रख दिया था, सबसे नीचे रखा था बॉटम लेयर में, और इसमें रखा था उन्होंने सिविल सर्विसेज, बिजनेस, एनजीओ और सिटीजन्स को। उसके अलावा उन्होंने सबसे अपर लेयर बनाई और अपर लेयर में खुद आ गए कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया, एनआईसी। एनआईसी के बारे में मैंने बताया था कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब जो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या था, ये एक प्रकार का गवर्नमेंट सर्वर था जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम अभी तक जो भी डेटा हमारा होता है, चाहे वो हमारे लैंड से रिकॉर्डेड हो, रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे एजुकेशन मतलब हमारी मार्कशीट हो, सारी चीजें जाकर कहाँ स्टोर होती हैं, इस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पर स्टोर होती हैं और हम अपना डेटा यहीं से एक्सेस करते हैं। हम कोई भी ऐप में जाते हैं और डेटा बनाते हैं, डालते हैं, अपलोड करते हैं आधार कार्ड के थ्रू, पैन कार्ड के थ्रू, तो वो सारा जो डेटा हमारा डिजिटल रूप में होता है वो कहाँ स्टोर होता है, एनआईसी में। और जो बीच की लेयर थी वो ये थी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेयर। इसमें हमने क्या नाम दिया, मीडियम लेयर का नाम दिया। अब जब हम इस तीनों लेयर की बात करते हैं तो तीनों लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकल लेयर। लोकल लेयर क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ आपका ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाते किसी भी डेटा के लिए, हम डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, सीएससी होता है, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र। और ये जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, यहीं पर जाके हम अपना आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो काम, जो डिजिटली काम होता है, वो हम यहीं जाके करवाते हैं। और ये जो काम होता है, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट हो गई, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत हो गई, ये जनपद पंचायत किससे जुड़ी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो डेटा हमने दिया वो कहाँ गया, स्टेट गवर्नमेंट के सर्वर्स में गया। स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्वर होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, एचडीसी। एचडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट डेटा सेंटर। तो जो स्टेट डेटा सेंटर है, ये डेटा जो हमने यहाँ पर डाला वो कहाँ गया, स्टेट डेटा सेंटर। और फिर ये स्टेट डेटा सेंटर्स कहाँ कनेक्ट होते हैं, एनआईसी से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारे देश में जो 29 राज्य हैं, 29 राज्य का हर राज्य का एक स्टेट डेटा सेंटर है, और ये सारे स्टेट डेटा सेंटर नेटवर्क रूप से किससे कनेक्ट होते हैं, एनआईसी से। अब ये जो स्टेट डेटा, आप किसी भी जिले की बात कर लो, किसी भी राज्य की बात कर लो, हम बात करते हैं एमपी की, तो एमपी में जो जिले हैं, उन जिलों में क्या हुआ, उन जिलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने एक नेटवर्क डिजाइन किया, SWAN। और इस नेटवर्क के द्वारा हमने सारे जिलों को कनेक्ट किया और इसी नेटवर्क के द्वारा हमने इस लोकल नेटवर्क को किससे कनेक्ट किया, जिलों से। और फिर जिलों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये तो हमारी लेयर हो गई। अब हमारा क्या होता है, काम होता है। तो हम जो काम करते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं, एक G2C और एक होता है G2B और एक होता है G2G। आखिर ये G2B, G2C और G2G क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात,
स्वान का जो बात है, ये जो स्वान है ये किस तरीके से होता है, इसके बारे में जो हमारा डिस्कशन होगा इसी लेक्चर में। हम लास्ट में आगे चल के जब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में कैसे ई गवर्नेंस में काम किया जा रहा है, उसमें मैं इस नेटवर्क को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये नेटवर्क वर्क करता है और कैसे एक डेटा सेंटर होता है। ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। अभी तो हम बात करेंगे यहाँ पर, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं G2C की, G2B की और G2G की। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो जब हम G2B और G2C की बात करते हैं तो ये एक प्रकार के लॉगिन होते हैं। G2G, G2B ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के लॉगिन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब आप एमपी ऑनलाइन पोर्टल खोलते हो तो वहां पर लिखा होता है G2C लॉगिन, फिर लिखा होता है G2G लॉगिन, G2B लॉगिन। तो अब ये सब लॉगिन होते क्या हैं, देखो क्या होता है कि ये जो G2C है, G2C लॉगिन है, G2C लॉगिन का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब मैंने आपको 3 लेयर बताई और ये 3 लेयर जो होती हैं तो हर लेयर में एक डेटा होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है, हम हर डेटा हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता है। जैसे यदि मुझे अपना डेटा देखना है, मेरी मार्कशीट है, उस मार्कशीट को आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, आपको सिर्फ मेरे मार्क्स पता चलेंगे, लेकिन आपका डेटा मुझे कोई फायदेमंद नहीं है। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, डेटा की एक लेयरिंग कर दी कि जिस लेवल तक जिसको जितना डेटा चाहिए हम उतना ही डेटा उसको उपलब्ध कराएंगे, बाकी डेटा हम क्या करेंगे, छुपा कर रखेंगे। तो G2C लॉगिन का मतलब हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब हमारे लिए जो लॉगिन होता है, जो हम लॉगिन करते हैं वो G2C लॉगिन होता है। मतलब हम जब कोई काम करते हैं तो हम गवर्नमेंट से सिटीजन में लॉगिन करते हैं और अपना काम निपटाते हैं। यहाँ पर हमारी आम जनताओं के लिए जितनी भी लॉगिन की व्यवस्थाएं होती हैं, जितनी भी सुविधाएं होती हैं, सिर्फ उतनी ही सुविधाएं आपको मिलेंगी। बाकी की जो हाई लेवल की सुविधाएं हैं जो आपके काम की नहीं है उनको छुपा दिया जाएगा। अब दूसरा हो जाता है G2B लॉगिन। G2C से आगे हम बढ़ने से पहले G2B लॉगिन की तरफ चलते हैं। और G2B क्या हो गया, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, ये एनजीओ होता है, उनके लिए ई टेंडर करना, ई फाइलिंग करना, टैक्स भरना, ये सब काम किसके होते हैं, बिजनेसमैन के होते हैं। तो ये जो काम करता है वो उसके लिए उनको लॉगिन कौन सा दिया जाता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। उसमें उनको वही डेटा मिलता है जो उनके बिजनेस को के लिए उपयोग होता है। और दूसरा G2B लॉगिन उनको मिलता है, जैसे आप साइबर कैफे में जाते हो, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके काम कराते हो, तो एमपी ऑनलाइन का जो कैफे होता है उनको जो लॉगिन दिया जाता है वो गवर्नमेंट टू बिजनेस वाला दिया जाता है, क्योंकि वो सारा उनका क्या है, वो आपसे पैसे ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए आपको जो घर पे लॉगिन करके आप एमपी ऑनलाइन का फॉर्म जब घर पे भरते हो तो आपको जो लॉगिन मिलता है वो गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। अब अगला जो लॉगिन होता है वो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होता है। क्या होता है कि हर एम्प्लॉय को गवर्नमेंट का डेटा एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जहां पर वो बैठकर उस डेटा को अपडेट करते हैं, नया डेटा अपलोड करते हैं, पुराना डेटा हटाते हैं। फॉर एग्जांपल पटवारी की जॉब है, पटवारी में सारा काम ऑनलाइन होता है, तो प्रत्येक पटवारी को उसका एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है और वो उस यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके अपना जो डेटा है उसमें अपलोड करता है या सुधार करता है। तो ये चीज जो है तो उसको इनसे मतलब नहीं है, उनको एक स्पेशल प्रकार का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। उसमें एम्प्लॉय के लिए वो जिस फील्ड का है, जो सब इंजीनियर होगा, मतलब जो अभियंत्री है उनको उस लेवल का, जो कलेक्टर है उसको उस लेवल का लॉगिन मिलता है। तो हर व्यक्ति को अलग अलग लेवल का एक लॉगिन दिया जाता है और यही जो लॉगिन होता है इसी पे बात होती है। दूसरा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट G2G लॉगिन।
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब मैंने क्या कहा कि एक देश, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से इंटरलिंक है, एक राज्य दूसरे राज्य से इंटरलिंक है, किसके द्वारा? एनआईसी के द्वारा। तो मान लो कि हमें किसी दूसरे राज्य के किसी दूसरे व्यक्ति का डेटा एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लॉगिन करेंगे। तीसरी बात, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के किसी व्यक्ति का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई डेटा देखना है, तो वो क्या करेगा? G2G लॉगिन करेगा। एक जिले को दूसरे जिले का कोई डेटा एक्सेस करना है या देखना है, तो वो भी कौन सा लॉगिन करेगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो यही जो लॉगिन होता है सरकार से सरकार, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, ये कहलाता है G2G लॉगिन, G2C लॉगिन, G2B लॉगिन और G2E लॉगिन। और इस पर आपके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि भारत सरकार ने ई गवर्नेंस के तहत कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम चलाकर रखे हैं। पहले हम भारत सरकार के बारे में पढ़ ले, फिर हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश ने क्या क्या चीजें की हैं। तो इस लॉगिन को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि ये नोट्स आपको टॉप 100 बैच के रक्षा एकेडमी चैनल पर मिल जाएंगे। वहां पर लेक्चर भी, ये प्री के लेक्चर और मेंस के लेक्चर में अपलोड हो जाएगा, तो वहां पर डिस्कशन हम करेंगे। बाकी की चीजें आप 1 मिनट इस पे देखिए, फिर हम चलते हैं आगे और कार्यक्रम की बात करते हैं। अब आपका जो ये G2G का लॉगिन था ये हो गया, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे किसकी? आगे बात करेंगे हम ई गवर्नेंस के तहत कौन कौन से भारत सरकार ने वो चला रखे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। 1 मिनट, मैं इसे रफ भी कर दूं जिससे आपको चीजें बराबर से समझ में आए। ई गवर्नेंस के कार्यक्रम, तो ई गवर्नेंस में कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और चलाए जा रहे हैं। जैसे पहला कार्यक्रम आपका चल रहा है ई कोड। आज की डेट पे जब से कोविड-19 आया है और उसके पहले का सारा काम किससे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। और जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो उसके लिए उन्होंने एक ई कोड बना रखी है। ई कोड में आपको क्या मिलता है? जैसे आपको किसी भी आपका जो फॉर एग्जाम्पल अभी MPPSC 2019 का क्या चल रहा है? केस चल रहा है, तो उसकी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। आप वेबसाइट में जाके देख लेते हो कि क्या चलता है। उसके लिए आपको कोर्ट जाकर कोई फाइल नहीं निकलवानी पड़ती। तो डे टू डे कोर्ट में किसी केस में क्या काम चल रहा है उसकी अपडेशन दी जाती है और आप अपने घर पर अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर बैठकर उसको एक्सेस कर लेते हो। वही सुविधा जो आपको दी जा रही है वो क्या है? ई कोर्ट है। तो ये ई कोर्ट हो गया। फिर ई जिला, ई जिला क्या है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी जिलों को आपस में कनेक्ट कर दिया है और उस कनेक्शन के द्वारा क्या किया है कि हम एक जगह का डेटा, एक व्यक्ति का डेटा दूसरे जिले में देख सकते हैं। दूसरा, आज हमें आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या बहुत सारे जो निवास प्रमाण पत्र, जितने भी प्रकार के प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, उनके लिए हमें तहसील के पास नहीं जाना पड़ता। हम घर में बैठकर वो सारी डॉक्यूमेंट फिलअप करते हैं और हमारे पास वो मिल जाता है व्हाट्सएप पे और मेल पे। तो ये हो गया ई जिला। दूसरी चीज, इसके लिए हमारे लिए क्या खोले गए? ग्राहक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए। सॉरी, कॉमन नहीं, कस्टमर सर्विस सेंटर खोले गए, ग्राहक सेवा केंद्र। और ये जो कस्टमर सर्विस सेंटर खोले गए हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें न्यूनतम मूल्य पर सारी सुविधाएं मिलती हैं, मिनिमम मूल्य पर, और ये पब्लिक के लिए है। अगली बात करते हैं ई ऑफिस। तो आज की डेट पे क्या है कि सारा काम हमारा क्या होता है? ऑनलाइन। पहले क्या होता था, आपने भी देखा होगा, आपके पेरेंट्स, पापा जो हैं, पापा या मम्मी जो गवर्नमेंट जॉब पे होंगे, उनको डेली जब कोई आदेश दिया जाता था तो वो उसको डिस्पैच कराना होता था और वो आपके घर पर बाई पोस्ट आता था। लेकिन आज की डेट पे जब भी कोई आदेश दिया जाता है तो या तो आपके नोटिस, या तो आपके कहाँ डाल दिया जाता है? ऑनलाइन मेल पर डाल दिया जाता है, या व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है, या वेबसाइट पे नोटिस लगा दिया जाता है।
मतलब अब आपको फिजिकली रूप पर कोई डेटा नहीं दिया जाता, कोई आदेश नहीं जाता, सारा का सारा आदेश ऑनलाइन आपके हाथ में डिजिटल फॉर्म में आता है। इससे कागज की बचत होती है, पर्यावरण में भी सुधार होता है और बाकी सारे काम, जो आपका काम 5 दिन में होना था, 5 दिन बाद जो आदेश आपको मिलना था, वो आदेश आपको 5 सेकंड में मिल जाता है। तो सारा ऑफिस का काम जो आपका ऑनलाइन चल जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, ई ऑफिस। अब जब इतनी बात आ गई तो आगे की बात आती है कि आखिर इस प्रौद्योगिकी के लाभ क्या क्या हैं। ये जो हमने लाया, ये जो हम लेकर आ रहे ई गवर्नेंस, उसका लाभ क्या क्या था? तो उसका लाभ क्या था? प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं को दक्षता एवं उनकी गुणवत्ता पे सुधार। तो जो प्रशासनिक कार्य और सेवाएं हमें दी जाती थी, उसपे कहीं ना कहीं ह्यूमन का, जो आदमी का, मैन पावर का जो वो होता था, सपोर्ट होता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, अरे यार आज फाइल नहीं मिल रही है, कल देख लेना, अरे यार कल फाइल नहीं मिल रही है, परसों देख लेना। तो क्या होता था, फाइल पे फाइल घूमती रहती थी और उस पर काम नहीं होता था। आज की डेट पे क्या है, सारा काम ऑनलाइन हो गया है। आप घर पर बैठे सारा डेटा डालें और आप कभी भी उस काम को एक्सेस कर सकते हो कि आपके उस काम पे क्या रिपोर्ट है और आपने क्या किया। तो इस पर क्या हुआ, इससे आपकी जो सेवा थी उस पे दक्षता एवं गुणवत्ता पे सुधार हुआ। सारा काम ऑनलाइन हो गया तो राइटिंग और बाकी चीजों में भी डिस्कशन खत्म हो गया। फिर सरकार को लोगों का और लोगों को सरकार का, दोनों को एक दूसरे के आंकड़े पता चलने लगे। सरकार को अब ये पता होता है कि हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो बीपीएल के नीचे हैं, जो एपीएल में हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, कितने रिच हैं, कौन कितना टैक्स पे करता है, किसके पास कितनी जमीन है, सारा डेटा। और उसके आधार पर उन डेटाओं का प्रयोग करके वो योजनाएं बना सकता है। तो लोगों को सरकार का और सरकार को लोगों का एक दूसरे की जानकारी आपस में साझा होने लगी और इसकी वजह से डेटा अपने को क्या हुआ, मिला। उसके बाद एक कॉमन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया जिसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जा सके। आज की डेट पे क्या है कॉमन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम? सबसे सिंपल आपको मैं बताऊं तो आधार। आज की डेट पे आपको कोई फिजिकल आइडेंटिटी लेकर जाने नहीं पड़ता, आप आधार नंबर दिखाते हो और वहीं से आपका डेटा एक्सेस कर लिया जाता है। आपके फिंगरप्रिंट, आपका आई स्कैनर से सारी जानकारी निकाल ली जाती है। तो ये क्या हुआ, एक कॉमन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया जिससे आप किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी गांव, किसी भी तहसील में बैठे बैठे किसी दूसरे व्यक्ति का पूरा डेटा समझ सकते हो, जान सकते हो, बस उसके आधार नंबर से। दूसरी बात, सरकार की सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बना दिया गया। अब जब सारी प्रक्रिया, जैसे ई टेंडर की बात करो, पहले क्या होता था, टेंडर में अपने को टेंडर डाल दिया गया, फिर उस पे पैसे खवाए गए और टेंडर जिसको लेना था ले लिया। आज की डेट पे टेंडर क्या होता है, ऑनलाइन डलता है। आपने कब टेंडर डाला, उस पर क्या अपडेट हुई, कैसा अपडेट हुआ, क्या क्यों पास नहीं हुआ, क्यों फेल हुआ, या फिर आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपने फॉर्म भरा, ऑनलाइन आपने फॉर्म जमा किया, ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग हुई और उसके बाद जो डेटा निकल कर आया वो डेटा आपको मिल गया। मतलब सारा काम जो था वो पारदर्शी और सही तरीके से होने लगा, सरल हो गया। इसके लिए ई गवर्नेंस की बहुत बड़ी कह लो कि मदद हुई। फिर व्यवसाय में नए अवसर का सृजन। अब जब ग्राहक सेवा केंद्र खुलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। अब जब रोजगार मिलेगा तो व्यवसाय के अवसर भी खुले। दूसरी बात, हर काम अगर आपका डिजिटली रूप से होना है तो ज्यादातर लोगों की जरूरत पड़ेगी और वो डेटा को क्या करेंगे, डिजिटली अपडेट करेंगे। तो एक कौशल जिसके पास है, व्यक्ति के पास, तो व्यवसाय का सृजन होने लगा। सभी योजनाओं सुविधाओं को एक जगह, एक वेब पोर्टल पे होना। तो सभी योजनाएं, सभी सुविधाएं, सभी चीजें हमें एक जगह, एक वेब पोर्टल पे मिलने लगी, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आपको सारी सुविधाएं एक जगह मिलती होंगी, आप यूज भी करते हो। आप बिल का पेमेंट भी कर लेते हो, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में फॉर्म भी भर लेते हो, अपना एडमिट कार्ड भी निकाल लेते हो, व्यापम में भी फॉर्म भर लेते हो, एमपीपीएससी का भी फॉर्म वहीं से भर जाता है, सीजीपीएससी का भी फॉर्म भर जाता है, मतलब टैक्स भी वहीं से भर जाता है। मतलब जितनी भी सुविधाएं आपको मिलती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं आपको अलग अलग किसी ऐप में ना जाकर एक जगह, एक व्यवस्थित रूप से मिल गई। और यही काम जो था, ये काम क्या कहलाया आपका, सभी योजनाओं सुविधाओं को
एक जगह एक पोर्टल पे होना। अब जब बात आ जाती है एक जगह एक पोर्टल पे, तो अब जब हमने बात की इस पे, तो दूसरी बात यह आती कि भाई इतना आसान तो कुछ भी नहीं है। जितनी आसान बातें लग रही हैं उतना आसान तो कुछ भी नहीं है। तो जब ये कुछ भी आसान नहीं है तो कुछ ना कुछ तो इस काम को करने में चुनौती आती है। जैसे जब आप एमपीपीएससी का फॉर्म भरते हो, तो एमपीपीएससी का फॉर्म भरने के बाद आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सा बैच आपके लिए सही है, कौन सी किताबें आपके लिए सही हैं, इस पर आप विचार करते हो और तरह तरह की चुनौतियां आती हैं। हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जिनको नींद बहुत ज्यादा आती होगी, कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते होंगे, जिन्हें भूख लगती होगी ज्यादा, जिनके साथ ऐसा होगा जिनका मन भटकता होगा। दूसरी बात, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता सब कुछ अच्छा है लेकिन किताबों के बारे में नहीं पता। तो हर काम जो आप करते हो उसमें कुछ ना कुछ तो चुनौतियां आती हैं। उसी तरीके से जब भारत सरकार ने ई गवर्नेंस को लॉन्च किया तो उसमें भी कुछ ना कुछ चुनौतियां आई होंगी, और वो चुनौतियां क्या थी, उन्हीं चुनौतियों पर अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ई गवर्नेंस में कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो अगर हम ई गवर्नेंस की चुनौती की बात करें तो पहली होती है अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने क्या किया कि हमें क्या बनाना था, नेटवर्क बनाना था। पहले तो हमने एनआईसी बनाया, फिर एनआईसी के नीचे हम सभी राज्यों में क्या लेके आए, एचडीसी। एचडीसी को कनेक्ट करने के लिए हमने सभी राज्यों के अंदर क्या किया, एसडब्ल्यूएएन बनाया। अब इस नेटवर्क को बनाने के लिए, इतने बृहद नेटवर्क, विशाल नेटवर्क को बनाने के लिए, पूरे राज्य, पूरे भारत को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कहीं ना कहीं नेटवर्क डाउन होगा, सर्वर डाउन होगा, कहीं चीजें बिगड़ेंगी। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, फिर उसको मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। मतलब सीधा सीधा कहूं कि आपने अपने एमपीपीएससी की तैयारी के लिए किताबें खोज ली, कंटेंट खोज लिया, उन चीजों को आप पढ़ना भी शुरू कर दिए, पर आप रेगुलर कंटिन्यूटी में उन चीजों को पढ़ पाओ, ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं, पर उनको मेंटेन करके रखना, उसको रेगुलर बना के रखना आपके लिए कठिन होता है। और वही चुनौती यहां थी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन तो कर लिया, पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने किताब में डिजाइन किया था। प्रैक्टिकल रूप में लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद लागत। अब जब आप इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके लिए आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कोई राज्य ऐसा हो जो गरीब हो, जिसके पास इतना पैसा ना हो, या हो सकता है कोई जिला ऐसा हो या लोगों के पास ना हो, तो हमारे लिए लागत आई। दूसरी, गोपनीयता और सुरक्षा। तो कहीं ना कहीं क्या था कि अगर हम सारा काम डिजिटल कर दें तो मोबाइल और सारी चीजें भी तो क्या हैक की जा सकती हैं, बिल्कुल की जा सकती हैं। तो आपका जो डेटा है वो आप ही एक्सेस कर पाओ, कोई दूसरा एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ा, उसको गोपनीयता रखनी पड़ी और सुरक्षा बरतनी पड़ी। और इस गोपनीयता और सुरक्षा को बनाकर रखना, मेंटेन करना कि कोई दूसरा व्यक्ति उस डेटा को एक्सेस ना कर ले, इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिजिटल डिवाइड। ये जो डिजिटल डिवाइड कॉन्सेप्ट है, ये सबसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला है। क्या होता है, आज भी हमारे गांव के बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिजिटल रूप से कैसे कंप्यूटर यूज करना है, कैसे मोबाइल यूज करना है, इसकी जानकारी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पुराने समय से काम कर रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटर नहीं आता, जिन्हें कागजी काम करने की आदत पड़ चुकी है, जो 50 साल, 20 साल, 30 साल से सरकारी विभाग में है, अब उनको यदि आप कोई काम डिजिटली रूप में करने को कहोगे तो वो सीखेंगे। अब या तो उनको आप काम सिखाओ या उनका रिप्लेसमेंट दो। तो आप किसी को बिना बेवजह तो निकाल सकते नहीं हो, तो आपको उनको कुछ ना कुछ काम सिखाना पड़ेगा। अब जब आपको काम सिखाना पड़ेगा तो क्या हुआ, अंतर आया ना कि आप जो चाहते थे वो उनके में नहीं है। तो डिजिटल रूप से आप में अंतर पैदा हुआ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होगा। जैसे हम और आज जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन नई पीढ़ी को मोबाइल और कंप्यूटर से खेलना आसान है,
लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं, तो हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको मोबाइल और कंप्यूटर पहाड़ लगता है। कुछ ऐसे होंगे पेरेंट्स, हम कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे, कुछ के पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें वो चीजें आती होंगी, पर बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे होंगे, 20 से 30 साल में होंगे, या दादी बाबा जी होंगे। तो वो लोगों को क्या है कि उनको इन डिजिटल के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो यहां से क्या हुआ, डिजिटली अंतर पैदा हुआ। अब या तो उन्हें आप सिखाओ तो वो कहेंगे कि मेरा सर दर्द करता है, मैं ये क्या सीखूं, क्या है ये उटपटांग। तो फिर यहाँ पे जो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि हर व्यक्ति को तो हम ई गवर्नेंस में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को हम डिजिटली साक्षर नहीं बना सकते। और जब हम किसी भी व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर नहीं बना सकते, तो अब हमारे लिए क्या शुरू हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई, चुनौतियां आने लगी। तो इस चुनौतियों का हल हमने क्या किया, हमने कस्टमर सर्विस सेंटर खोले और लोगों को कहा कि भाई हम आपको एक व्यक्ति दे रहे कौशल, जिसको आप मिनिमम फीस पेमेंट करो और अपनी जानकारी वहां से ले लो, जो देना है वो वहां पर जमा कर सकते हो। तो ये जो डिजिटल डिवाइड का अंतर आया, ये सबसे बड़ा अंतर था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, जिन्हें मोबाइल का नॉलेज नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि डेटा एक्सेस कैसे करना है। और यही सारी चीजें जो थी वो प्रॉब्लम किसमें थी, ई गवर्नेंस में चुनौती थी, जिसे सरकार अब धीरे धीरे दूर कर रही है। वो आज की नई पीढ़ियों के लिए कंप्यूटर और बाकी चीजें क्या कर रहा है, कंपलसरी कर रहा है कि आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर आपको काम करना है। तो अब जो इतनी बात थी, ये सारी बात हमने किसके लिए सीखी, ये हमने सीखा कि भारत में ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां थी, भारत ने कैसे ई गवर्नेंस को लॉन्च किया और ई गवर्नेंस पे उसने क्या क्या काम किया, ये सारी चीजें हम सीख चुके। अब हम अगली जो चीजें सीखेंगे वो सीखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश ने आखिर क्या क्या काम किया है ई गवर्नेंस में, उसने कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किए हैं, कैसा काम किया है, ये सारी जानकारियां हम देखेंगे। उसके पहले मध्य प्रदेश की ओर चलने से पहले आप जितना भी मैंने बताया उस पर आप विचार कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार में आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आसान भाषा में आपको चीजें समझा सकूं और सिखा सकूं। तो मध्य प्रदेश में अब हम अगला जो चलेंगे वो चलेंगे किस पे, मध्य प्रदेश पे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस में क्या क्या हुआ। अब मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, तब तक आप बाकी चीजों को विचार कीजिए और फिर हम यहीं से अगले मिनट में हम यहीं से शुरू करेंगे मध्य प्रदेश का। अब जब हम बात करें, आपने विचार कर लिया होगा, अब हम शुरुआत करते हैं अगले मिनट पे, और अगले मिनट पे अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस पे कि आखिर मध्य प्रदेश ने ई गवर्नेंस में क्या क्या किया। भारत ने तो किया, अब भारत ने सभी राज्यों को बोल भी दिया कि आपको ई गवर्नेंस में काम करना है, लेकिन भारत में जब ये बोल दिया गया तो अब अगली बात आ जाती है कि हमारे मध्य प्रदेश ने ई गवर्नेंस में क्या क्या काम किया है। और जब अब मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी काम और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए
कौन सी कमेटी या कौन सी टास्क फोर्स बनाई गई थी? तो एक टास्क फोर्स का गठन किया गया प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को बेहतर और आसानी से सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए एक नीति का निर्धारण करना। और यही जो नीति का निर्धारण था, इसके लिए कौन सी टास्क फोर्स बनाई गई? प्रोफेसर यशपाल टास्क फोर्स। और इस क्वेश्चन को आप याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, खासकर एसएससी और सीजीपीएससी और बाकी में तो पूछा जा चुका है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस पहली बार जोड़ा गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सा टास्क फोर्स बनाया गया था। अब जब टास्क फोर्स बनाया गया तो इसने बहुत सारी नीतियों का निर्धारण किया, और ये वही नीतियां थी जो नीतियां हम भारत में जो ई गवर्नेंस चालू किए थे उसमें हम पढ़ चुके थे। अब जब हम बात कर रहे, तो अब देखो, मैंने बार बार आपने दो तीन चीजें देखी। वो चीजें क्या थी? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये SWAN मैंने बार बार प्रयोग किया, जब मैंने आपको ई गवर्नेंस पढ़ाया तब भी प्रयोग किया, जब आपको मैंने भारत का ई गवर्नेंस समझाया तब भी प्रयोग किया, फिर मैंने जब स्ट्रक्चर बताया तब भी प्रयोग किया, और अब मैं जब आगे जा रहा हूं, तो अब मैं जब यहां पे ले रहा हूं तो स्टेट एरिया वाइड नेटवर्क। अब मैं इसको बताऊं, तो अब मैं इसके लिए आपको एक इमेज दिखाता हूं, और उसी इमेज में चलकर हम देखते हैं कि ये होता क्या है। एक मिनट, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। एक सेकेंड। ये देखो, अब इसमें क्या है कि ये जो आपका मैप दिख रहा है, इस मैप में क्या है? मध्य प्रदेश के जितने भी जिले और जितने भी आपके वो हैं संभाग हैं, उन सब संभागों को इसमें जोड़ दिया गया है। अब क्या हुआ? अब आपको इसमें 3 लाइनें दिख रही होंगी। यदि मैं डार्क कर दूं तो पहली लाइन आपको दिख रही होगी, ये आपको मैं दिखाऊं रेड लाइन। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है? एक संभाग को दूसरे संभाग से जोड़ने का नेटवर्क है। हमने क्या किया? हमने एक नेटवर्क का जाल बिछाया इंटरनेट के माध्यम से, जो ऐसे हम अपने घर पे जाल बिछाते हैं कंप्यूटर का, कि हम बहुत सारी डिवाइसेस को लैन केबल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही हमने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमने भोपाल से, हमारा मेन सेंटर राजधानी क्या है? भोपाल है, तो भोपाल में हमने क्या बनाया? सबसे पहले हमने एक HDC बनाया। HDC क्या था? अगर मैं HDC की बात करूं तो HDC को मैंने क्या बोला? स्टेट डेटा सेंटर। आप जो भी डेटा आपके राज्य का होता है वो कहां स्टोर होता है? स्टेट डेटा सेंटर में जाकर स्टोर होता है। तो अब जो ये HDC था, तो भोपाल में HDC बना दिया गया। अब भोपाल से HDC बनाया गया और भोपाल से सभी संभागों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। तो पहली लेयर जो नेटवर्क की आई, वो पहली लेयर कौन सी थी? वो थी कि हमने भोपाल उठाया और भोपाल से हमने सारे संभाग को आपस में जोड़ दिया। जितने भी संभाग थे वो सारे संभाग इससे क्या हुए? इस नेटवर्क से जुड़ गए। ये रेड लाइन में आपको दिख रहा होगा। अब जब संभाग जुड़ गए तो फिर संभाग जोड़ने के बाद हमने क्या किया कि अब संभाग में क्या होते हैं? हर संभाग में जिले होते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि हर संभाग में जितने जिले थे उन सारे जिलों को जोड़ दिया। अब एक दूसरा डेटा सेंटर बनाया जो किस पे जुड़ा था? संभाग में जुड़ा था। अब जब संभाग में जुड़ा था तो वहां पे एक डेटा सेंटर बनाया और वहां से जोड़ना शुरू कर दिया सारे जिलों को। अब जब सारे जिलों को हमने जोड़ दिया तो अब हर जिले के अंदर क्या था? ब्लॉक थे छोटे छोटे, और उन ब्लॉक को जो जोड़ा तो हमने केबल के द्वारा सारे ब्लॉकों को जोड़ दिया। अब उस ब्लॉक के अंदर क्या थे? ग्राम पंचायतें थी। तो हमने क्या किया? उस ब्लॉक के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत थी उनको भी जोड़ दिया। तो हमने क्या किया? ग्राम पंचायत को
तो लेवल कैसा बना, जो भी ग्राम पंचायत थी उनको कहां जोड़ा, ग्राम पंचायत को हमने जोड़ दिया किससे, ब्लॉक से, तहसील से, फिर तहसील को हमने किससे जोड़ा, जिले से, फिर जिले को हमने किससे जोड़ा, संभाग से, फिर संभाग को हमने किससे जोड़ा, जिले को संभाग से जोड़ा, फिर संभाग को हम लेकर चले गए कहां, एसडीसी से, और एसडीसी को हमने जोड़ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अब हमारा डेटा, हम कहां डेटा एक्सेस डालते हैं, यहां डालते हैं, और हमें जो डेटा एक्सेस होता है वो, और ये जो नेटवर्क हमने बनाया इंटरनेट का, जो वायरिंग की, केबल जोड़ी, इसी केबल को हमने क्या बोला, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हमारा डेटा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो भारत का सर्वर है, इससे गवर्नमेंट का जो सर्वर है वहां पर कैसे जाता है और हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम एक क्रम से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर इतना लंबा करने की जरूरत क्या थी, तो इसका इतना लंबा करने की जरूरत इसलिए थी कि मान लो अगर हमारा डेटा यहां से डिस्टर्ब हो जाए तो वो हमें कहां मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के सर्वर में। अगर डिस्ट्रिक्ट से डिस्टर्ब हो जाए तो संभाग में मिल जाएगा, अगर संभाग में भी खत्म हो जाए तो स्टेट में मिल जाएगा, और स्टेट से भी अगर करप्ट हो जाए तो एनआईसी में तो मिल ही जाएगा। और एनआईसी में गया हुआ डेटा हम पूरे विश्व में कहीं पे भी बैठ जाएं एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा डेटा जो एक ग्राम पंचायत में हमने डाला था, अब ग्राम पंचायत में बैठ के डेटा कौन डालता है, सीएससी। अब यहीं पे एक भारत सरकार ने अब क्या किया, डिजिटल इंडिया मिशन जो लाया, तो उसमें हमने क्या किया, जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत थी उसको किससे जोड़ दिया, नेट से, भारत नेट से। अब तुम्हारे दिमाग पे आएगा कि सर हम वायरिंग तो करते नहीं है, तो हमारी जो ये वायरिंग नहीं होती, ये सब कनेक्ट किससे होते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से, वीसैट के माध्यम से। और ये वीसैट हम आगे जब अभी आईसीटी पढ़ेंगे तो उसमें हम और ज्यादा डिटेल में चलेंगे। तो इतनी सी बात थी। अब हम आ जाते हैं SWAN में, और जब SWAN की बात आती है तो SWAN में अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, SWN जो हुआ, उस SWN में देखो मैंने आपको बताया है मध्य प्रदेश वाले में कि ये राज्य में एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए, एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने, या ये कहें कि डेटा वाइज वीडियो इनका क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हमने नेटवर्क का एक जाल बिछा दिया, और उस नेटवर्क के जाल को हमने क्या बोला, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बोला। अब इसमें हमने क्या किया, संभाग को संभाग से कनेक्ट किया, फिर संभाग को किससे कनेक्ट कर दिया, जिले से, फिर जिले को किससे कनेक्ट कर दिया, तहसील से, फिर तहसील को किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राम पंचायत से। और ग्राम पंचायत में हमने क्या खोल दिए, ग्राहक सेवा केंद्र खोल दिए, कि जिन व्यक्तियों को क्या था, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, वो व्यक्ति ग्राहक सेवा केंद्र में जाए, कुछ मिनिमम पैसे पे करें और अपना डेटा अपडेट करवा ले या देख ले। तो ये तो हो गया आपका स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। आप इसी के आगे चलें तो जो कॉमन सेंटर, कॉमन दूसरी काम क्या किया था इन्होंने, दूसरा काम ये बोला गया कि जो पहली चुनौती थी आपकी, हमने अभी चुनौती के बारे में बात की थी, वो चुनौती क्या थी, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, और डिजिटल डिवाइड में हमने क्या कहा कि हर व्यक्ति को कंप्यूटर का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसके लिए हम एक ऐसे व्यक्ति को रख दी जिसे कंप्यूटर का नॉलेज हो और वो उसे उसका काम कर सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, व्यक्ति बनाया, और वो कस्टमर, यहाँ पे कॉमन हो गया है गलती से, यहाँ पर होगा कस्टमर सर्विस सेंटर, मतलब कि ग्राहक सेवा केंद्र। आपने देखा होगा जगह जगह खुले होते हैं, तो ये जो ग्राहक सेवा केंद्र है ये काम करने लगे। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, उस नीति में कहा गया कि आप एक ऐसा पोर्टल बना के दो, अम्ब्रेला पोर्टल। अम्ब्रेला का मतलब क्या हो गया कि आपको एक चीजों में, जैसे इसमें आपको क्या किया गया, इस तरीके से अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में आपको क्या किया गया कि हर काम आपको यहीं पे मिल जाए, आपको किसी चीज के लिए अलग अलग वेबसाइट याद ना करनी पड़े, क्योंकि लोगों की याददाश्त अब खराब हो चुकी है, बहुत सारी चीजें लोगों को याद नहीं रहती हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा पोर्टल डिजाइन किया, एक ऐसा ऐप डिजाइन करवाया जिसमें आपको सारी वेबसाइट आपस में क्या हो जाए, लिंक हो जाए। तो आपने देखा होगा जब आप एमपी ऑनलाइन खोलते हो तो वहीं पे आप सारी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो जाते हो, आप एमपी के हायर एजुकेशन की वेबसाइट से कनेक्ट हो जाते हो, आप व्यापम से कनेक्ट हो जाते हो, आप एमपीपीएससी की वेबसाइट से कनेक्ट हो जाते हो, आप बिजली के बिल
टेलीफोन के बिल, जितने भी गवर्नमेंट बिल होते हैं, जितना भी टैक्स सिस्टम होता है, सारी वेबसाइट आपको एक प्लेटफॉर्म में मिल जाती हैं। और वो प्लेटफॉर्म क्या है? एमपी ऑनलाइन पोर्टल। और इस पे मैंने लॉगिन सिखा चुका था कि इसमें कौन कौन सी लॉगिन होती है। एक लॉगिन होती है G2E, एक लॉगिन होती है G2C, एक लॉगिन होती है G2B और एक लॉगिन होता है G2G। एक जिला जब दूसरे जिले से कनेक्ट होगा तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लॉगिन करेगा, उसको उस तरीके का डेटा मिलेगा। G2E, जब एक गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड देता है जिससे वो एम्प्लॉय डेटा एक्सेस कर सके, तो G2G हो गया। जब हम लॉगिन करते हैं, ना तो हम गवर्नमेंट में है, ना तो हम उसके एम्प्लॉय हैं और ना तो हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एक आम आदमी हैं, तो हम किस में काम करते हैं? G2C लॉगिन में। और एक दूसरा व्यक्ति होता है जो कि ग्राहक सेवा केंद्र चला रहा होता है या बिजनेस का काम करता है, तो उसके लिए जो लॉगिन दे दिया गया G2B। अब दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि काम एक ही है और हमने इतने सारे लॉगिन क्यों बांट दिए? तो इतने सारे लॉगिन बांटने का मतलब ये था कि हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है डिजिटल रूप से वो बहुत ज्यादा है। अब अगर हम हर किसी को हर तरह का डेटा उपलब्ध करा देंगे तो डेटा का मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। तो जो वहां पे आपने चुनौती पढ़ी थी कि गोपनीयता और सुरक्षा, तो उस गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान रखने के लिए हमने डेटा की लेयरिंग कर दी, परत पे परत चढ़ाते चले गए और हर परत के लिए हमने एक लॉगिन आईडी बना दिया, एक लेबल बना दिया और वही लेबल हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना ही डेटा आपके सामने आएगा, बाकी का डेटा आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो ये लॉगिन बनाया गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया प्रिज्म। जैसा आपका प्रिज्म होता है वैसे ही एक सिस्टम डिजाइन किया गया और वो सिस्टम क्या था? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। अब ये काम क्या करता था? आप जितनी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करो, चाहे आप स्टेट लेवल पे मतलब कि निगम पे करो या फिर आप किसी जनपद पंचायत लेवल पे करो या आप जिला पंचायत लेवल पे करो या आप ग्राम पंचायत लेवल पे करो, किसी भी लेवल पे जो भी आपका प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हो उसके लिए जितना भी टैक्स पेड करते हो वो सारी चीजें कहां मिलती हैं? आपको प्रिज्म में मिलती हैं। तो जितना भी आपका बिजनेस, टैक्स, प्रॉपर्टी इनसे रिलेटेड है वो कहां मिल गया? प्रिज्म। और एमपी ऑनलाइन तो कॉमन सर्विस सेंटर हमें पब्लिक के लिए दिया गया, एमपी ऑनलाइन सारी सुविधाओं के लिए दिया गया और प्रिज्म किसके लिए दिया गया? प्रॉपर्टी के लिए। अब आगे बढ़ें तो आगे की बात करें तो आगे क्या है? वेब बेस्ड काउंसलिंग। ये सबसे ज्यादा जरूरी काउंसलिंग थी। देखो, जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था उस समय तो मुझे क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि मुझे फिजिकली रूप में अपने सारे डेटा लेकर भोपाल जाना पड़ा और मुझे काउंसलिंग में शामिल होना पड़ा। लेकिन आज की डेट पे क्या होता है? आज की डेट पे हमारे सारे डेटा ऑनलाइन होते हैं। हमने अपने डेटा, अपना फॉर्म भरा और हम घर बैठे कॉलेज का चुनाव करते हैं और जब हम कॉलेज का चुनाव कर देते हैं तो ऑनलाइन हमारी रैंक के हिसाब से डेटा काउंसलिंग होती है और वो काउंसलिंग के आधार पर हमें सीट अलॉट कर दी जाती है। आपकी अभी जो सर्वर की जो ऑनलाइन सर्वर थे, जैसे अभी आप बात करें, अभी आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो आपका क्या हुआ था, अभी वैकेंसी निकली और उसकी काउंसलिंग हुई, तो उसकी भी सारी काउंसलिंग कहां से हुई? ऑनलाइन हुई। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे हमें कहीं बार बार कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हमारा सारा काम जो कॉलेज का और सीटों का आवंटन है, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, वो सारा का काम कहां हो जाएगा? वेब बेस्ड काउंसलिंग पे। और अभी आपने जो लोग अभी फर्स्ट ईयर वाले होंगे उन्होंने अपनी अभी काउंसलिंग की होगी इसके माध्यम से हायर एजुकेशन पे जाकर। आगे ई लैंड्स रिकॉर्ड्स, ये अभी अभी लॉन्च किया है जिसपे उन्होंने क्या किया कि हमारा डेटा जो था वो सारा का सारा क्या हो गया? ऑनलाइन हो गया। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब लोग जाते थे तो उन्हें एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता था, तहसील जाना पड़ता था, पटवारी को ढूंढना पड़ता था और फिर पटवारी को जब आप 200-400 रुपए देते थे तो वो फिर आपको रिकॉर्ड निकाल कर देता था। लेकिन आज की डेट पे क्या है? आज की डेट पे आप ऑनलाइन जाते हो, साइट खोली ई लैंड्स की, वहां पे आपने अपना खसरा नंबर डाला और आपको आपका नक्शे का B1 B2 फॉर्म में मिल गया। B1 में आपको डिटेल मिल गई, B2 में आपको और ज्यादा डिटेल मिल गई, आपकी कितनी जमीन है, कहां कहां से ट्रांसफर हुआ और उसका नक्शा मिल गया। मतलब अब आपको ऑफिस जाकर फिजिकली रूप में काम नहीं करना और ये सुविधा भी दे दी गई है। अब इसके अलावा भारत अभी मध्य प्रदेश सरकार ने और भी कई सारे पोर्टल लॉन्च कर दिए जो कि आगे हैं।
ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि इन सब चीजों से आपके क्वेश्चन इस बार उठेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है। इसके लिए अब आपका दूसरा जो पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, लिख के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, ई रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल एंड ई ड्राइविंग लाइसेंस। आज की डेट पे क्या होता था कि हर व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस लेकर घूमने की आदत नहीं थी और बार बार जुर्माना भरना पड़ता था। सरकार ने क्या काम किया, आपके मोबाइल पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया कि अब आप मोबाइल तो लेकर चलोगे ही, उसको तो आप छोड़ोगे नहीं। तो अगर आप उसको छोड़ोगे नहीं तो आपका जो ई रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस जो है वो सब आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। और आज की डेट पे जब आप लाइसेंस का अप्लाई भी करते हो तो वो भी आपका क्या हो जाता है, घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है। ई लैंड्स रिकॉर्ड के बारे में बता चुके। ई अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन मतलब जो आपका रोजगार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन होता था, आज की डेट पे वो रोजगार का पंजीयन कहां से हो जाता है, घर से हो जाता है, उसकी भी सुविधा। ई स्कॉलरशिप, जब हमें स्कॉलरशिप के लिए चक्कर लगाना पड़ता था और ये चीजें कहां मिल गई, अब हमें स्कॉलरशिप के लिए घर पर बैठे मिलने लगी। समाधान, अब हम अपनी सारी शिकायतें, सारे सुझाव वो कहां दे सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं। और उसके लिए हमने क्या लॉन्च हो गया, समाधान पोर्टल। और अभी अभी भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो लॉन्च किया 2020 में कोविड आने पर जो लॉन्च हुआ था मार्च के समय, मार्च के बाद अप्रैल में, वो क्या था, रोजगार सेतु पोर्टल। इसमें क्या किया गया, जितने भी दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मतलब डेली काम करने वाले, जितने ठेला लगाने वाले मजदूर होते हैं, उन सभी मजदूरों को क्या बोला गया, उन सभी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बना दिया गया और बोला गया कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम आपके लिए सारी सुविधाएं देंगे। तो ये अभी लेटेस्ट था, जिसको याद रखना। तो ये था मध्य प्रदेश में किए गए ई गवर्नेंस में काम। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर अगले क्लास में मिलेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे अपने तीसरे की, जो कि होगा डिजिटल इंडिया मिशन। और डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का मेन पार्ट है। और इसके बाद लास्ट, इसी लेक्चर में, इसी टॉपिक के लास्ट में हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने जो जो भी वेबसाइट, जो जो भी ऐप बनाए हैं और महत्वपूर्ण है उनके बारे में, कि उनका काम क्या है। वो तो एक सिर्फ याद करने के लिए आपका स्टैटिक रूप से है, समझने का काम ये है डिजिटल इंडिया वाला। और इसके बारे में अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा ई गवर्नेंस, जिसमें हमने पहले लेक्चर में ई गवर्नेंस क्या है उसके बारे में जाना, दूसरे लेक्चर में भारत में ई गवर्नेंस में क्या क्या किया गया और मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस में क्या क्या किया गया उसके बारे में जाना। अब हम अगले बार में आएंगे तो डिजिटल इंडिया के बारे में आएंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को आप देखते रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।